जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सक्सेस ऑफ सीरीज का डे 6 कवर करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कवर करेंगे जो एचएससी फिजिक्स का पार्ट है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पार्ट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। तो आज हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले जो गैसियस लॉज हैं, व्हाट आर द गैसियस लॉज एज वी नो, तो हमें बेसिकली पता है। मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखते चला जाऊंगा। तो सबसे पहला लॉ अगर हम बात करें तो दैट इज द बॉयल्स लॉ। फर्स्ट लॉ इज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ आप बेसिकली एक याद रख सकते हो कि प्रेसिंग अ बलून गिव्स द बॉयल्स लॉ। अगर हम किसी बलून को प्रेस करेंगे तो वहां से बॉयल्स लॉ आता है। कैसे? जब हम बलून को प्रेस करेंगे तो उसका साइज क्या होगा? कम होगा। साइज इन सेंस अगर हम इसको क्लियरिफाई करें तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। वॉल्यूम कब डिक्रीज हो रहा है? एज वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर। सो प्रेशर is inversely proportional to volume, या volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. I hope so it becomes so clear. बलून को हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। one increases, another decreases, pressure increases, volume decreases, so it is the inversely proportional. So statement is volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. बट हमने कहीं टेम्परेचर के चेंज करने की बात की नहीं की। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी कैन से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। दूसरा चार्ल्स लॉ है। व्हाट इज द चार्ल्स लॉ? एज वी नो चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हम लोग डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम लोग चाय बनाने की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है? वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए आप किसी बर्तन में लाइक मिल्क को हम बॉयल कर रहे हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हम अपने किचन का जो प्रेशर है वो उसको चेंज नहीं करते। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, आप सोचिए टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम कम हुआ। तो हाउ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम कम हुआ। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to temperature at constant pressure, right? At constant pressure. This is the Charles law. So statement, as I said, कि Charles law states that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure. तीसरा है गे-लुसॉक्स लॉ। गे-लुसॉक, इसके स्पेलिंग सॉरी प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट। तो गे-लुसॉक्स लॉ क्या है? ये लॉ, ये लॉ है प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल वी कैन से। देखिए मैंने सभी का एग्जांपल दिया है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और कुकर के अंदर का जो भी कुछ है उसका वॉल्यूम हम चेंज करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कुकर का जो साइज है that is the volume of that one. So volume is constant, and so we can say pressure is directly proportional to temperature, या temperature is directly proportional to pressure at constant volume, at constant volume, right? ये हमारा कौन सा लॉ हो गया? गे-लुसॉक्स लॉ। अब अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमें एक और लॉ मिलता है, कंबाइनिंग ऑल थ्री गैसेस। तो हमें मिलता है पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। प्रेशर is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature.
तो PV is directly proportional to T, and as we know from here we can say therefore PV by T it will be constant, और अगर कांस्टेंट हुआ तो हम सीधा सीधा इक्वेशन लिखते हैं P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. This is one of the very important part what relation we get in between the parameters of pressure, volume and temperature. तो आई होप ये गैसेस लॉज समझ में आए आप लोग को. अब अगर मैं आगे की बात करूं तो वी विल हैव एक नया टर्म है मीन फ्री पाथ. ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ ऑलरेडी, मीन फ्री पाथ ऑफ गैसेस वो ऑलरेडी मैंने फार्मूले के फॉर्म में लिख दिया है कि मीन फ्री पाथ को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी. तो डी यहाँ पे, डी क्या है? डी इज द डायमीटर ऑफ गैस, डायमीटर ऑफ गैस, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा. एंड n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, या मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर लूं, एंड v इज द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम ऑफ गैस. अंडरस्टूड? तो ये जो फार्मूला है यही हमारा मीन फ्री पाथ, एंड लेमडा इज द मीन फ्री पाथ. अगर मैं यहाँ पे लेमडा की भी बात कर लूं तो लेमडा इज द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ. फिर आप लोग ये बोलेंगे कि सर एक्चुअली व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? आप सोचिए अगर गैसियस मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर इनक्लोजर में है, एक कंटेनर में है, ऐसे हम ऐसा कोई इनक्लोजर ले लेते हैं और इस इनक्लोजर में गैसियस मॉलिक्यूल है, ये 3D इनक्लोजर हम ले लेते हैं. तो इसमें अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो एज वी नो gaseous molecules always will be in random motion, so they will collide with each other as well as other gaseous molecules, right? ये अलग अलग gaseous molecules से collide होंगे. तो मान लेते हैं initially the particle was at this position, gaseous particle, तो ये यहां से यहां गया, तो ये इसका मीन फ्री पाथ हुआ. मीन फ्री पाथ is the distance covered by the gaseous molecule during two successive collisions. That is the free path. तो ये free path इसका lambda 1 हो गया, ये lambda 2 हो गया, ये lambda 3 हो गया. मैं ऐसे nth gaseous molecule के लिए बता दूं तो ये lambda n हो गया. तो यहाँ पे I hope it is become so clear to you people कि what is the free path? It is the distance covered by the gaseous molecule during two successive collisions. That is the free path. अब mean free path आएगा इसके बाद, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि here lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n are the free path, free path of gases, या gaseous molecules I can say during n number of successive collisions. Now next, mean free path क्या होगा? mean free path, mean free path जिसको हम lambda bar से represent कर देते हैं, lambda bar. तो lambda bar क्या होगा? It is the, आप देखिए नाम से ही क्लियर है, मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज. So it is the arithmetic mean. Of definition I will not write, just I will say what is the mean free path. It is the arithmetic mean of all the free path of gaseous molecule. So lambda bar will be lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus up to lambda n divided by number of collisions is n, right? तो ये हमारा मीन फ्री पाथ मिल गया. अब एक चीज और यहां पे मेंशन कर दूं, अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, एक गैसियस मॉलिक्यूल यहां से यहां जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी मैं c1 ले लेता हूं,
यहाँ से यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी c2, इसकी वेलोसिटी c3 और इसकी वेलोसिटी cn, राइट। तो आई कैन से लेट c1, c2, c3 up to cn be the velocities of gaseous molecules, right? तो I will say let c1, c2, c3 up to cn be the velocities of gaseous molecules, of gaseous molecules during collision. तो अब आता है, ये वेलोसिटीज हो गए। अब अगर हमें डिफाइन करने को आया कि मीन वेलोसिटी क्या होगा, तो वापस से मीन वेलोसिटी अगर हमें डिफाइन करना हुआ तो मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीन वेलोसिटी, मीन मतलब वापस एवरेज, तो इट विल बी सी बार, राइट। हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, सी बार से, और मीन चाहिए तो एवरेज हो गया, एवरेज हो गया तो क्या हो गया, it is the arithmetic mean of all the gaseous molecule during n number of successive collisions. So it will be, therefore C bar will be C1 plus C2 plus C3 plus up to Cn square, sorry, Cn divided by number of gaseous molecules, that is n, राइट। ये हमारा मीन वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट वी कैन हैव, अच्छा मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको इतना डिटेल में, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे चल के हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस में यूज करेंगे, लाइक प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो उसके लिए ये बेसिक फंडास आप लोग का अगर क्लियर रहेगा देन यू कैन अंडरस्टूड इट बेटर वे। तो मेरा इंटेंशन है कि मैं जो कुछ आप लोग को बताऊं वो आप लोग को 100% समझ में आना चाहिए। तो अब हम चलेंगे, ये हमने मीन वेलोसिटी बता दिया, अभी हम लोग बात कर लें स्क्वायर मीन वेलोसिटी, स्क्वायर मीन वेलोसिटी, स्क्वायर मीन वेलोसिटी। तो स्क्वायर मीन नाम से क्लियर है, स्क्वायर ऑफ मीन वेलोसिटी, राइट। यस, मीन, सॉरी स्क्वायर मीन नहीं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उल्टा हो गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी नाम से ही क्लियर है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, तो ये सी स्क्वायर का बार आएगा, सी स्क्वायर बार, स्क्वायर वेलोसिटी का मीन, तो स्क्वायर, इट इज द arithmetic mean of squares of all the velocity, this will be definition, it is the arithmetic mean of squares of all the velocities। तो सी स्क्वायर बार हम कैसे निकालेंगे, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। ये हो गया हमारा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट विल कम, दैट इज द स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो ठीक है, हम यहीं पे लिख देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी आर एम एस। आपने बहुत बार ये टर्म पढ़ा होगा करंट में भी और एसी सर्किट्स में भी, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहां पे बताया, उसका रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो सी आर एम एस, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो हम लोग सी आर एम एस, आई कैन राइट सी आर एम एस, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये टर्म है, राइट।
तो एक हम काम करते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल गया, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें। अगर स्क्वायर हम करेंगे तो सी स्क्वायर आर एम एस, इट विल बी सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर प्लस अप टू सी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन हो गया, राइट। अब यहां से देखें, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें चाहिए जो आगे हम प्रेशर के फार्मूले को डिराइव करने के लिए यूज करने वाले हैं। सो फॉर दैट आई कैन से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर प्लस अप टू सी एन स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी एन इसके साथ आ गया, तो एन इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। आप लोग ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा, हम आगे इसको डेफिनेटली यूज करने वाले हैं, राइट। तो तब भी आप लोग को याद रहना चाहिए कि दिस इज द रिजल्ट वट एवर वी विल यूज फर्दर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज द दैट वन ओनली, आई सेड कि मैं जो कुछ पीछे बता रहा हूं उसका यूज हम लोग करेंगे। तो प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ड्यू टू गैस। अब इसके डेरिवेशन के लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि प्रेशर ठीक है कैसा भी हो, कौन सा भी हो, हमें अगर प्रेशर का डेरिवेशन चाहिए तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेशर या थ्रस्ट क्या है, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आप जरा सोचिए, और यही अप्रोच हम आगे भी यूज करेंगे कि अगर हमें प्रेशर चाहिए तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया चाहिए। अब सेकंड चाहिए, एरिया तो हम डिसाइड करेंगे, बट फोर्स क्या होता है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी, पी हमारा क्या है, मोमेंटम है, राइट, dp बाई dt विच आल्सो कैन बी रिटन एज mv माइनस u बाई t। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, इट इज द फोर्स, राइट, ये फोर्स का टर्म है, तो फोर्स मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, तो प्रेशर वी कैन फाइंड आउट। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इट इज एम वी माइनस एम यू बाई टी। तो हमें फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों टर्म चाहिए, मोमेंटम चाहिए, राइट। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एज वी नो, तो वो पार्ट हमें चाहिए। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, m मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्रेशर ड्यू टू गैस निकाल रहे हैं, v इज द वेलोसिटी, फाइनल एंड इनिशियल है, एंड टाइम हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे एक 3D शेप का ले लेता हूं, दिस पार्ट आई विल से, ओके, ये पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको मैं थोड़ा, ओके, ओके, आई होप ये आप लोग को प्रॉपरली, यस इट इज विजिबल नाउ, यस, दिस पार्ट, ये एक क्यूबिकल वेसल है, 3D में आप समझ लीजिए इसको कि ये एक क्यूबिकल वेसल है, और क्यूबिकल वेसल में यहाँ पे कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, ये इनक्लोजर है, मैं इसका नाम दे दूं कि ये ए बी सी डी है, और ये पार्ट हमारा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है। क्यूब है तो इसका लेंथ इज एल, हम ऐसे एज्यूम कर लें लेंथ इज एल, और इसका हर एक फेस का एरिया विल बी एल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख देता हूँ। तो आई कैन से एल इज द लेंथ ऑफ क्यूबिकल वेसल, एल लेंथ है, एंड ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ इच फेस, एरिया, एंड वॉल्यूम आएगा V is equals to L cube, that is the volume of cube, वॉल्यूम हो गया ये क्यूबिकल वेसल का, राइट, एंड N is the number of gaseous molecule inside it,
ठीक है, हम कैपिटल एन ले लेते हैं या स्मॉल एन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ कैपिटल एन ले लेता हूँ। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ molecules, gaseous molecules, right? Yes. And a small m is the mass of each gaseous molecule. Mass of each molecule. So capital M will be m into n लिख सकते हैं हम. That is the total mass of gas. Total mass of gas. ठीक है? Yes. तो ये पार्ट हो गया. अब जरा आप सोचिए कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल अगर इस फेस पे है तो ये यहां से यहां जाएगा. इस फेस पे हम बोल रहे हैं कि कौन से फेस पे है ये, ए डैश डी डैश डी पे है, उस फेस पे है. वहां से गैसियस मॉलिक्यूल रेंडमली जाके इस फेस से टकराया, स्ट्राइक हुआ बी डैश सी एंड रीबाउंड हो गया. यहां से ये रीबाउंड हो गया गैसियस मॉलिक्यूल टू दिस डायरेक्शन. तो आप सोचिए इस गैसियस मॉलिक्यूल का मास एम है. अच्छा, ये तीनों एक्सिस ऑक्युपाई कर सकता है, एक्स वाई एंड जेड. तो इसका मोमेंट हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं. कौन से एक्सिस पे ले रहे हैं? मैं एक्स एक्सिस इसको ले लेता हूं एंड दिस इज सपोज वाई एक्सिस, राइट? इसको हम कलर चेंज कर देते हैं. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑफ कोर्स जेड एक्सिस. तो हर एक एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी अलग अलग होगा. तो आप सोचिए ये इधर से इधर गया, यहां टकराया, वापस आया, तो जाने का वेलोसिटी आई विल टेक u1, आने का वेलोसिटी माइनस u1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, राइट? ये था, मैग्नीट्यूड वही है बट डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, अपोजिट हो गया, तो नेगेटिव हम लोग ले लेंगे. तो हम लोग जो यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल अज्यूम कर रहे हैं उसका मास m है. तो एज आई सेड कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसका मास हमने क्या लिया है? m1 लिया है, राइट? तो m लिया है, तो इनिशियल मोमेंटम p आई विल से, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट? एंड फाइनल मोमेंटम p f I will write, तो it will be minus m into u1. ठीक है? और एक चीज हम लोग एज्यूम कर लेते कि ये यहां से यहां गया, वापस टकरा के वापस आया यहाँ पे, तो टोटल टाइम t लगा. और डिस्टेंस क्या हुआ? मैं यहाँ ड्यूरिंग दिस व्हाट आई कैन से एक्शन, हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस बिकम्स 2l एंड टाइम बिकम्स t. टाइम क्या हो गया? t हो गया. एंड स्पीड इज u1, राइट? u1. तो what is the relation between distance, time and speed? As we know कि time is equals to distance upon speed, right? तो distance हमारा 2l है, speed u1 है. तो time हमें मिल गया 2l by u1, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला. अब मैं बात करूं प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस. अच्छा, एक और चीज हम इसमें मेंशन कर लेते हैं, पहले मेंशन कर लें कि लेट u1 u2 u3 up to u1 un be the velocities along x axis. I will say velocities along x axis, because gaseous molecule is in random motion, तो किधर भी जा सकता है along x axis, y axis as well as z axis. And similarly हम ले लेते हैं, ये assumption है v1 v2 v3 up to vn be the velocities along y axis, and w1 w2 w3 up to wn be the velocities along z axis. Understood?
तो देयरफॉर आई कैन से जो हमारा u1 होगा, सॉरी वेलोसिटीज हमने ये कंपोनेंट्स निकाल लिए, लेट c1 c2 c3 अप टू cn बी द velocities of gaseous molecules. So therefore हमें जो C1 मिलेगा, C1 will be U1 square plus V1 square plus W1 square. इसको याद रखिएगा आप, ये कंपोनेंट्स हुए, U1 V1 W1 be the components of gaseous molecule which is moving with velocity U1 along x, y and z axis. ऐसे ही C2 स्क्वायर जो वेलोसिटी होगी C2 का, वो होगा U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। ऐसे ही आई कैन से C3 और Cn, तो C3 स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी U3 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर। ऐसे ही Cn स्क्वायर क्या होगा, it will be un square plus vn square plus wn square, right? yes yes तो ये फॉर्मेट हमें मिल गया है, और इसी के साथ ठीक है, ये पूरा हमें क्या मिल गया, हमने वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर दिया उनके कंपोनेंट्स में। तो अब हम पीछे वापस अगर चलें तो यहाँ पे हमने टाइम निकाला है, हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो हम प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो पहले हमें फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज v1 v2 v3। वाई एक्सिस के अलोंग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग u1 u2 u3 अप टू un, y के अलोंग v1 v2 v3 अप टू vn, एंड w1 w2 w3 अप टू wn किसके अलोंग है, z एक्सिस के। तो हमें फर्दर क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पे देखें, वापस चलते हैं, तो ये टर्म्स ऑलरेडी मिले। अब मैं निकालता हूं फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। फोर्स या जो भी हम बात कर रहे हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस बात करें, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहले मैं फोर्स की बात करूं तो सिंस फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ऑफ मास m1, सॉरी फोर्स ऑन molecule moving with speed c1, राइट, यस। तो हमें फोर्स चाहिए, तो F1 विल बी, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑलरेडी हमने बताया है। तो mv फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या था, माइनस mu1, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वाज mu1 अपॉन टाइम इज t। ये टर्म देखिए पीछे ऑलरेडी किया है हमने, मोमेंटम निकाला, i मतलब इनिशियल मोमेंटम mu1, f final momentum that is minus mu1. So change in momentum is final momentum minus initial momentum upon time. So it become minus 2 mu1 upon time is 2l upon u1, right? देखें हम टाइम ऑलरेडी हमने यूज किया 2l by u1 फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, इन मैग्नीट्यूड ये u1 ऊपर गया तो प्लस में हो गया, तो इन मैग्नीट्यूड आई कैन से इन मैग्नीट्यूड में हमें क्या मिला, F1 becomes m u1 square by l। तो आई कैन राइट सिमिलरली ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, F2 will be m u2 square by l, F3 will be m u3 square by l। ऐसे ही Fn क्या होगा, इट विल बी m un square by l।
तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हम सबको ऐड कर लें तो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn। अब सब में कॉमन क्या है, आप देखो m बाई एल कॉमन है ना, तो कॉमन हमने ले लिया m बाई एल। आगे क्या बचा, यहाँ से u1 स्क्वायर, यहाँ से u2 स्क्वायर, सो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर, राइट। ये हमें फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मिल गया, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हमने क्या लिखा, Fx। अब सिमिलरली Fy क्या होगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिमिलरली Fy टोटल फोर्स अलोंग y एक्सिस विल बी m बाई एल, कॉमन था ना। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज क्या है, v1 v2 v3 अप टू vn, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर, राइट। fz क्या है, फोर्सेस अलोंग z एक्सिस, फोर्स अलोंग z एक्सिस m बाई एल, उसके अलोंग क्या लिया है, w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस अप टू wn स्क्वायर। अब टोटल फोर्सेस क्या होंगे, या हमने फोर्सेस निकाल लिए, अब हम प्रेशर निकाल लें। सो देयरफॉर प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर क्या होगा, तो सिंस प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस विल बी Fx बाई ए, और Fx ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये m बाई एल, दिस टर्म अपॉन एरिया करना है, तो एरिया क्या हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, एल स्क्वायर, तो एरिया से हम इसको डिवाइड कर देने वाले हैं, तो इट विल बी Fx बाई एरिया इज एल स्क्वायर, तो 1 बाई एल स्क्वायर, और Fx का वैल्यू क्या है, Fx का वैल्यू ये है, बस यहाँ v1 v2 की जगह क्या है, u1 u2 है, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर, राइट। यस, ये प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। सिमिलरली प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, सॉरी एक टर्म छूट गया, m बाई एल भी था ना इसके साथ, तो इंटू m बाई एल मैं यहां कर देता हूं, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया m बाई एल क्यूब इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर, राइट। अभी सिमिलरली ये हमें क्या मिल गया, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, m बाई एल क्यूब ब्रैकेट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर, एंड pz क्या होगा, m बाई एल क्यूब w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस w3 ऐसे wn स्क्वायर। तो हम लोग चलते हैं वापस नेक्स्ट पार्ट पे, तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लिया है, तो सिमिलरली पी वाई क्या होगा, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस विल बी m बाई एल क्यूब इन ब्रैकेट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर, राइट। एंड pz क्या होगा, इट विल बी m बाई एल क्यूब इन ब्रैकेट w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर अप टू wn स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से px लिख देता हूं कि px क्या है, m बाई एल क्यूब, या मैं यहाँ लिख देता हूं उसको ऑलरेडी जो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। यस, px is m बाई एल क्यूब इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस v1 नो u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर, राइट, un स्क्वायर। ये हमने तीनों निकाला है, बट एज वी नो टोटल प्रेशर क्या होगा, तो हम तीनों को ऐड कर दें, तो सिंस P टोटल
P total या टोटल प्रेशर Px प्लस Py प्लस Pz दैट इज P। तो हम लोग को पता है सिंस gaseous molecule exert the same pressure in all possible directions, तो Px will be same as the Py is equals to Pz। तो I can say since Px is equals to Py is equals to Pz is equals to P से assume कर लेते हैं। So this total pressure Px plus Py plus Pz will be 3P. So pressure P will be 1 by 3 times of Px plus Py plus Pz। Almost हम पहुंचने वाले हैं अपने डेरिवेशन तक। तो Px, Py, Pz में कॉमन क्या है? m by l क्यूब, m by l क्यूब, m by l क्यूब। तो ये भी बाहर आ जाए तो प्रेशर हमें मिलेगा P विल बी 1 by 3 ऑलरेडी है ये वाला, और यहां से क्या कॉमन मिला? m by l क्यूब। ब्रैकेट में क्या बचा? ये पूरा टर्म। तो x वाला मैं पहले लिखता हूँ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर प्लस अप टू wn स्क्वायर। तो अब अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है? C1 स्क्वायर है। ये C1 स्क्वायर इज u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। So this become pressure is equals to 1 by 3 m by l cube in bracket C1 square plus C2 square plus C3 square plus up to Cn square। आपको याद होगा बीच में मैंने एक जगह पे स्टार मार्क किया था, तो इस स्टार मार्क वाला जो पोजीशन है, इसके जगह ब्रैकेट में जो भी पार्ट है उसके जगह हमने क्या लिखा था? n इंटू सी स्क्वायर आर एम एस, इफ यू रिमेंबर। तो ये पार्ट हो गया प्रेशर इज इक्वल्स टू m बाई एल क्यूब इन ब्रैकेट पूरा n इंटू सी स्क्वायर आर एम एस, राइट। ये किसका वैल्यू है? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। तो आई कैन राइट m इंटू एन अपॉन एल क्यूब इन ब्रैकेट, या ब्रैकेट नहीं भी लगाएं तो C स्क्वायर आर एम एस, बट m इंटू एन क्या है? इस कैपिटल M टोटल मास ऑफ गैस, और L क्यूब इट इज C स्क्वायर आर एम एस। एक और चीज बच रहा है यहाँ, 1 by 3 भी था। mass of, I can write 1 by 3 mass upon L cube is what? Volume into C square RMS. It is the pressure. Which mass upon volume is density. So pressure is 1 by 3 rho, because mass upon volume is what? Density into C square RMS. तो ये एक मेजर डेरिवेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये प्रेशर का फार्मूला इज 1 by 3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। तो ये पार्ट हमारा प्रेशर का फार्मूला हो गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आई होप आप लोगों ने पूरा समझा है इसको। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट वी हैव, अच्छा इसमें भी है टू शो दैट सी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। अब बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिंस प्रेशर इज 1 by 3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, राइट, सी स्क्वायर आर एम एस। तो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को ठीक है हम वी लिखते हैं, इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। और हमें दिखाना है टेम्परेचर का टर्म लाना है, और टेम्परेचर का टर्म है नहीं, तो इस v को मैं इधर ले लेता हूँ। सो इट बिकम्स पी वी इज इक्वल्स टू 1 by 3 m into c square RMS, we can write ना। बट आइडियल सॉरी बॉयल्स लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या पढ़ा है? PV is equals to nRT। तो I can say nRT is equals to 1 by 3 m into c square RMS
यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ मोल्स, या हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 है तो आई कैन से फॉर n is equals to 1 mole, this will be RT is equals to 1 by 3 m into c square RMS। तो हमें c RMS चाहिए, तो c RMS का टर्म सेपरेट कर लें। सो हमें फर्दर क्या मिलेगा, आप देखिए c square RMS ये क्या मिल गया, दिस विल बी 3RT बाई m, राइट। तो c स्क्वायर RMS, अच्छा c RMS अब क्या हो गया, c RMS विल बी रूट ऑफ 3RT by m। यहाँ पे R is the gas constant, m is the mass of gas, 3 is a number, so therefore ये term constant है, तो I can say CRMS is directly proportional to root of T since 3R by m is constant। yes, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। यहाँ से फर्दर हम इसके फार्मूलाज लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं CRMS को C लेता हूं तो C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ T1 बाई T2 वी कैन से। बस याद रहे ये सब करते समय जो टेम्परेचर हम लोग लिखते हैं वो केल्विन में लिखते हैं, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन केल्विन। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव बॉयल्स लॉ विद यूजिंग प्रेशर फार्मूला। प्रेशर फार्मूला का यूज करके हम लोग बॉयल्स लॉ डिड्यूस करें। तो बॉयल्स लॉ क्या है, ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है कि सिंस बॉयल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लॉ हमें पता है, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना है कि पीवी क्या होगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वापस से देखें प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ये सब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर फॉर्मूलाज है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नथिंग। तो प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। तो this become 1/3 rho is the mass upon volume density into c square RMS, it is P। so ये V को इधर कर लो क्योंकि हमें क्या चाहिए, PV इज कांस्टेंट ना। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो PV इज कांस्टेंट, यही तो टर्म चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 क्या बचा, M इंटू सी स्क्वायर RMS, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट अभी वो दिखाना है। तो आई कैन से इट विल बी 2/2 इंटू 1/3 m इंटू सी स्क्वायर RMS। हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दिया। अब इन टर्म्स को एक साथ रखिए, 2/3 को सेपरेट कर लीजिए। सो 2/3 इंटू हाफ m इंटू सी स्क्वायर RMS, और ये क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी हो गया, राइट। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर दिस टर्म कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2/3 इंटू हाफ mv स्क्वायर को हम क्या लिख दे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो एज वी नो कि सिंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecule remains constant। तो at constant temperature, so therefore we can say at constant temperature क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, 2/3 एक नंबर है तो दैट आल्सो विल बी कांस्टेंट। सो वी कैन से PV इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो अगर PV हमारा कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, विच इज द बॉयल्स लॉ। तो ये हमने बॉयल्स लॉ डिड्यूस कर दिया, फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब हम लोग चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट वी विल हैव
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ऑलरेडी हमने कर लिया बट फिर से कर रहे हैं हम लोग। आप चाहिए तो स्किप कर लेना इसको कि सिंस प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, राइट। अब यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर आर एम एस, राइट। ये P हो गया, तो पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू सी स्क्वायर आर एम एस, वापस से 2/2 कर लो इंटू 1/3 m इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। ये चाहिए तो आप लोग स्किप कर लेना। अब मैं 2/3 को एक साथ ले लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 2/3 इंटू हाफ m इंटू सी स्क्वायर आर एम एस, बट दिस टर्म इज काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू है पीवी का, तो ये टर्म हमारा काइनेटिक एनर्जी है। 3/2 को इधर ले लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देयरफॉर 3/2 पीवी इज इक्वल्स टू 1/2 mc square rms, right, half c square rms, but this term is nothing but the kinetic energy, तो kinetic energy हमें क्या मिल गया 3/2 pv, right। तो kinetic energy हमें मिल गया 3/2 pv, right। यस, इसका डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, इसके जगह हम लोग डाल दे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 nRT, राइट। इसका रीजन डाल दें सिंस PV इज इक्वल्स टू nRT, PV क्या है nRT, so this way we can get the kinetic energy। अभी काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर आया तो 3/R2, सो एक और ऐड कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इट विल बी 3/2 RT। तो डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिल सकते हैं। ओके, सो अगला टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट इज द नंबर ऑफ coordinates or independent quantities or independent quantities which completely describe the position and configuration of a thermodynamical system completely। Okay, this is the definition of डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं आपको ये बता दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या एक्चुअली। कीवर्ड्स इसके हैं, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। आई विल टेल यू अबाउट द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लास्टली, which completely describe क्या क्या, द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ये कीवर्ड्स हैं। तो पोजीशन लाइक डिस्प्लेसमेंट वी से, अगर बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है तो उसका चेंज इन पोजीशन हुआ, विच इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड कॉन्फ़िगरेशन लाइक काइनेटिक एनर्जी, rotational kinetic energy, translational kinetic energy, these all the terms comes under the configuration। तो जिन वही है कि number of coordinates or independent quantities which completely describe the position and configuration of the thermodynamical system, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं यहां लिखूं फॉर पॉइंट मास, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF इन शॉर्ट हम लिख रहे हैं, फॉर
पॉइंट मास, तो ये मैं ओरली डिस्कस कर देता हूँ पॉइंट मास के लिए। अगर एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास क्या होता है, ऐसा कोई मास एकदम पॉइंट फॉर्म में, राइट। तो अगर पॉइंट मास, इफ एनी पॉइंट मास इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, देन इट्स पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट ओनली अलोंग वन एक्सिस। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे? पहला, इफ ए पॉइंट मास इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, पॉइंट मास इज, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। इफ पॉइंट मास इज मूविंग इन straight line, right, then its position can be specified by its displacement along one axis only, और वो axis हमारा can be defined by one coordinates, right। तो it can move along one axis only, one axis only, right। अगर सिर्फ एक एक्सिस इन्वॉल्व हुआ तो ओनली। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम बोल रहे हैं तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इसमें इन्वॉल्व हुआ, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF विल बी 1, राइट। अब दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, इफ द पॉइंट मास इज मूविंग इन अ प्लेन, ए पॉइंट मास इज मूविंग इन अ प्लेन, अगर प्लेन में मूव कर रहा है तो आपको पता है प्लेन इज anything which is made up of two coordinates, right, that is called the plane, x and y axis। तो प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इट कैन मूव अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? 2। सो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स will be 2, राइट। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। नाउ थर्ड थिंग आई कैन से, अगर पॉइंट मास इज मूविंग इन अ प्लेन, प्लेन हो गया, सॉरी स्ट्रेट लाइन था पहला, दूसरा प्लेन हो गया, अभी स्पेस। इफ पॉइंट मास इज मूविंग इन स्पेस, तो स्पेस 3D से डिफाइन होता है, तो द पार्टिकल या पॉइंट मास कैन मूव अलोंग एक्स वाई एज वेल एज जेड एक्सिस। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 3। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3, राइट। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा दिया? फॉर अ पॉइंट मास, if a point mass is moving in a straight line, then that position can be specified by its displacement along one axis only, so number of coordinates will be 1, so degree of freedom will be 1। अगर वो plane में होगा तो that can be specified by its two coordinates, so degree of freedom will be number of coordinates which is 2। and if the point mass is moving in space, तो space can be defined by 3 coordinates, और 3 coordinates होंगे तो number of coordinate ही degree of freedom है, so it will be 3। okay, so this part is there। now next we have, ये तो हमने पॉइंट मास के लिए बता दिया, बट अब हम बात करें अगर गैसेस के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गैसेस, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गैसेस, राइट। अलग अलग कंडीशंस हैं इसमें। पहला हम लोग ले लेते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस। सो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, आप जरा सोचिए डायग्राम के थ्रू, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कि अगर एक मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम है, राइट, सिंगल एटम है, तो वो कैसे कैसे मूव कर सकता है? वो एक एक्सिस that can move along x axis, y axis as well as z axis, right। तो अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है along x, y and z axis, तो मोनोएटॉमिक गैस का मास है, इसकी वेलोसिटी होगी, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mvx², आई विल से। जब ये यहाँ से यहाँ जा सकता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvy²। जब ये यहाँ से यहाँ आ सकता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvz²। so it can have 3 translational kinetic energy, right, which is half mvx², half mvy² and half
एम वी जेड स्क्वायर। तो कितने पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स अटेन हो सकते हैं? 3। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम आई विल राइट इन शॉर्ट DOF for monoatomic gas will be 3, because degree of freedom is what? Number of coordinates or independent quantities which completely describe the position and configuration of the system. तो यहाँ क्या डिफाइन हो रहा है? configuration by translational kinetic energy. सो ये मोनोएटॉमिक के लिए हमने डिस्कस कर दिया। अभी डाई एटॉमिक की बात करें तो सेकेंड विल बी फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, आई विल से फॉर डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस के केस में क्या होगा? दो एटम्स एक साथ हैं। आप जरा सोचिए, दो एटम्स एक साथ हैं तो डंबल से पाइवल से कि ये ऐसा हो गया, दो एटम्स एक साथ अटैच है, राइट? तो दे कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, तो उधर का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। दे कैन मूव अलोंग दिस एक्सिस, तो इट विल बी हाफ एम वी वाई स्क्वायर, एंड दे कैन मूव अलोंग दिस एक्सिस, so it will be half mv z square। तो तीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, एंड दे कैन रोटेट अबाउट द एक्सिस। अच्छा, जिस एक्सिस पे ये होगा उससे इसका डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। और हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विच इज हाफ आई इज एम आर स्क्वायर। तो जिस एक्सिस पे है उस एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना होगा? 0। तो अगर मान लो गैसियस मॉलिक्यूल इस एक्सिस पे है तो इस एक्सिस पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा? 0। तो हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर इट विल बी 0, राइट? और इधर क्या होगा? इधर का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, और इधर का हाफ इट विल बी हाफ आई ओमेगा आई जेड ओमेगा स्क्वायर, राइट? यस। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि डाइएटॉमिक गैस कैन बी its position, its configuration can be specified by 3 translational kinetic energy and 2 rotational kinetic energy। तो 3 translational kinetic energy which is half mv x square, half mv y square and half mv z square, and 2 rotational kinetic energy, 2 rotational kinetic energy। और rotational kinetic energies क्या क्या है? हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। एक आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर मान लो ये वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा? वाई वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और हम क्या लिख देंगे? एक्स वाला लिख देंगे। तो ओवरऑल कितने कोऑर्डिनेट्स अटेन हो रहे हैं? 3 + 2 दैट इज 5। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज 5, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक इज 5, राइट? यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम वंस अगेन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये तो हो गए डायटोमिक गैसेस के लिए। अभी ट्राई एटॉमिक में क्या होगा? व्हाट विल बी इन ट्राई एटॉमिक? तो ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है। मैं ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए बता दूं। ट्राई एटॉमिक गैसेस में 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा which is half mv x square, half mv y square and half mv z square, and 3 rotational kinetic energy होगा, right? 3 rotational kinetic energy and 1 vibrational kinetic energy, 1 vibrational kinetic energy। so overall कितने coordinates हो गए? 3 3 6 1 7। so degree of freedom will be 7 in this case। okay, it is for the triatomic। similarly there is the polyatomic gases, उनके लिए भी है। तो ये कंसेप्ट रहा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का। आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट आप लोगों ने टिल ट्राइएटॉमिक गैसेस एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड।
तो ओवरऑल अभी हम आगे जो है फिर से ये बार बार यूज करेंगे कि मोनोएटॉमिक के लिए DOF कितना है. फॉर मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, फॉर डाइएटॉमिक इट इज 5, फॉर ट्राइएटॉमिक इट इज 7. आगे हम लोग ये टर्म्स यूज करने वाले हैं. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? फॉर अ गैस, ये स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद each quadratic term. each quadratic मतलब each quadrant से हम बात कर रहे हैं, quadrant. और quadrant मतलब number of coordinates, I will say simply, is half kb into T. तो अभी आपने देखा कि मोनोएटॉमिक गैस, मैं यहां लिख ही देता हूं कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ये जनरल इंफॉर्मेशन जरूरी है. फॉर मोनोएटॉमिक गैस व्हाट वी कैन से, मोनोएटॉमिक गैस में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3 होता है. DOF इज 3, राइट. तो हर एक कोऑर्डिनेट के अलोंग एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है? इट इज हाफ kb इंटू टी. तो इधर तो 3 है ना, along x axis which was half mvx square. Similarly half mvy square is equals to half kb into t हो जाएगा. और इधर का जो एनर्जी है हाफ mvz square which is again half kb into t. ये हाफ kb into t मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ बताया गया है कि एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद इच क्वाड्रेंट, हर एक कोऑर्डिनेट के अलोंग जो एनर्जी है वो कितनी है? हाफ kb into t. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक कितना हुआ? मोनोएटॉमिक में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट वो अटेंड कर सकता है. तो हाफ kb into t प्लस हाफ kb into t प्लस हाफ kb into t, दैट विल बी 3/2 kb into t. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 3 है. और यहाँ हमने बताया कि इसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी दैट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इनटू एनर्जी फॉर ईच क्वाड्रेंट विच इज हाफ kb into t. हम आएंगे बाद में फार्मूला कैसे आया. सो दिस विल बी 3/2 kb into t, राइट. अब अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें तो डाई एटॉमिक में क्या मिलेगा हमें? ओके, राइट. डाई एटॉमिक की बात करें तो फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैसेस के लिए क्या कंडीशन होगी? ऑलरेडी हमने पढ़ा है डायटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5. तो एनर्जी विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू एनर्जी अलोंग ईच कोऑर्डिनेट या ईच क्वाड्रेंट is half kb into t. So it will be 5/2 kb into t, right. अब अगर हम बात करें ट्राई एटॉमिक गैसेस की, तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए क्या कंडीशन होने वाली है? ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है? 7, राइट. 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल, सो ओवरऑल 7. सो एनर्जी क्या होगा? इट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व इनटू एनर्जी अलोंग ईच क्वाड्रेंट, दैट इज हाफ kb into t, right. So overall this becomes 7/2 kb into t. इसका आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है. यस, आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया है. तो नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव फॉर मोनोएटॉमिक गैस. अभी ये हमने यूज किया कि एवरेज एनर्जी इज 3/2 kb into t. सो टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा? इट विल बी 3/2 kb into Na. अवोगाड्रो नंबर से हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. बट kb into Na क्या होता है? सिंस kb बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट into Na, इट बिकम्स R which is the गैस कांस्टेंट. तो इसके जगह हमने क्या डाल दिया? R डाल दिया. अच्छा, इसी को मैं लिख सकता हूँ 3/2 RT, राइट. यस. सो CV हमने लिखा है. ये थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, आप जरा ध्यान दीजिएगा.
हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने पढ़ा है कि सिंस Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, राइट। बट अगर यहाँ मास 1 kg के जगह 1 मोल हो जाए, ये 1 मोल हो जाए, तो Q will be C into delta T, right? Yes or no? तो dq by dt क्या होगा? dq by dt अगर हम T से डिफरेंशिएट कर दें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो इट विल बी C। और यहां से हम दो और कंडीशन निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आई कैन से फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा? आई कैन से dq by dt, dq by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये टर्म क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV, राइट। सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका हम बाद में भी यूज करने वाले हैं बहुत डिटेल में। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आप जरा सोचिए, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा? dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये टर्म हमारा Cp हो गया ना, ये भी याद रखिएगा, हम लोग एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट आया कहाँ से? हमने बताया Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है, बट फॉर मोलार मासेस दिस मास के जगह 1 मोल आ गया, तो ये आ गया C इंटू डेल्टा टी। हम इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dq बाई dt क्या आ गया? C हो गया। एंड C यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट बिकम CV, एट कांस्टेंट प्रेशर इट बिकम CP। हम इसका आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ हमने लिखा है टोटल एनर्जी पर यूनिट पर मोल, ये टर्म, और ये हमने बता दिया kb इंटू Na क्या होता है? R होता है। अब इसी टर्म को हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, ये E है ना, तो dE बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर लिया, तो क्या बचा? 3/2R, राइट। एंड ये यहाँ हमने लिखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये टर्म हमारा क्या हो गया? CV हो गया। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें मिल गया CV इज इक्वल्स टू 3/2R। अब यहां से दो टर्म हम और डिफाइन कर लेते हैं। ये तो हमारा CV हो गया, आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। आपको एक टर्म पता है, दैट इज द, ये CV हो गया, राइट। मेयर्स रिलेशन आप लोग को पता है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, दिस इज द मेयर्स रिलेशन। हम आगे इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आई विल से सिंस Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, तो CV ऑलरेडी मिला है, सो Cp विल बी R प्लस CV। R है और CV ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 3/2R, तो R प्लस 3/2R दैट विल बी 5/2R। तो हमें मिल गया CP का वैल्यू 5/2R, CP मिल गया, CV मिल गया, राइट। अब एक और रिलेशन है स्पेसिफिक हीट रेशियो, दैट इज CP बाई CV, राइट। स्पेसिफिक हीट रेशियो मैं यहीं लिख दूं या नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। स्पेसिफिक हीट रेशियो, मोलार स्पेसिफिक हीट रेशियो दैट इज गामा इज इक्वल्स टू CP बाई CV। ये रिलेशन है, हमें याद रखना है, हम आगे भी यूज करेंगे। गामा इज मोलार स्पेसिफिक हीट रेशियो विच इज CP बाई CV। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए आप देखिए हमने क्या निकाला है, CV 3/2R है। CV since CV is 3/2R and CP कितना है? 5/2R, राइट। ये दोनों टर्म्स ऑलरेडी हमें पता है, हमने पीछे निकाला हुआ है।
So therefore gamma, that is molar specific heat ratio, that is Cp by Cv. So Cp by Cv, and Cp is 5 by 2R upon 3 by 2R, right? तो ये 2 is 2 से cancel, R से cancel, so we are getting 5 by 3. So gamma becomes 5 by 3, and it is for the monoatomic gases, right? Same way आप लोग को लिखना है diatomic gases. तो diatomic के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? आप देखिए, फॉर diatomic gases एवरेज एनर्जी विल बी 5 by 2 kb into T, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक के लिए 5. So 5 by 2 kb into T. So total energy per molecule will be 5 by 2 kb into Na into T. But kb into Na क्या होता है? R होता है. So you will get 5 by 2 RT, right? 5 by 2 RT. Then Cv will be dE by dt, that will be 5 by 2R. मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप सेम वे फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ Cv का वैल्यू डायटोमिक के लिए कितना आ जाएगा? 5 by 2R. एंड वापस हम मेयर्स रिलेशन यूज करेंगे, तो Cp will be R plus Cv. So R plus 5 by 2R, that will be 7 by 2R, right? तो आपको मिल गया Cp 7 by 2R और Cv क्या मिला था? 5 by 2R. तो gamma होगा Cp by Cv, which will be 7 by 2R upon 5 by 2R, तो 7 by 5 diatomic के लिए. Same way you will write for the triatomic. तो triatomic में यही चेंज रहेगा कि ये 3 के जगह क्या आ जाएगा? यही तो चेंज हो रहा है ना. मोनोटोमिक में 3 into half kb into T, it was nothing but 3 into half kb into T, right? क्योंकि 3 क्या है? दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. फॉर मोनोएटॉमिक गैस 3 है. डायटोमिक आएगा तो 5 into half kb into T, which will be 5 by 2 kb into T. ट्राइएटॉमिक होगा तो ट्राइएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बता दिया कि 7 है, तो 7 into half kb into T, दैट्स विल गेट, राइट? ये पूरा फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे. सो ये हमने एनर्जी के लिए सब कुछ डिस्कशन बता दिया. नेक्स्ट वी हैव, which is the last part of this chapter, that is the Mayer's relation. ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है Cp minus Cv is equals to R, उसका प्रूफ है कि हम लोग कैसे करेंगे. और मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये चीज बता दिया है कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला mc डेल्टा टी या mc dt लिख दूं, जो भी लिखना है. ओके, mc डेल्टा टी. और अगर ये 1 मोल हो गया, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो Q हमें मिला C इंटू डेल्टा टी, राइट? तो dQ बाई dt, दो चीजें मिल जाएंगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारा Cv हो जाएगा. एंड dQ बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी Cp. ये दो मेन इक्वेशंस हैं जो हमें बेसिक हैं, ये याद रखना रहेगा और इसी का यूज करके हम यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि dQ1 इज इक्वल्स टू dE, जो इसका इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट विल बी Cv इंटू dt. देखिए Cv इंटू dt, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, Cv इंटू dt, इसको इक्वेशन 1 ले लिया. देन हमने यूज किया है नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Q इज इक्वल्स टू E लिखते हैं, कभी कभी U लिखते हैं, विच इज द इंटरनल एनर्जी प्लस PdV, विच इज वर्क डन. dW भी लिखते हैं हम लोग. dW क्या है? PdV, सॉरी PdV है, डेल्टा V है, राइट? सो यहाँ पे देखें तो ये टर्म हमारा क्या हो गया? CpDT एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रख लिया, अभी ध्यान दीजिएगा, अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया तो dW क्या है? इट इज PdV है, डेल्टा V. और अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो dW विल बी, सॉरी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को नहीं. अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो dV का टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा.
at constant volume, right? At constant volume, because अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट है तो चेंज विल बी जीरो। तो dw जो वर्क डन है वो टर्म हमारा हो गया जीरो। तो dq2 इज इक्वल्स टू dv de, ऑलरेडी जो हमने यूज किया है यहाँ पे ये cvdt डाल दिया इसके जगह, राइट। और ये dw हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, आगे बताने की जरूरत है नहीं, इस पार्ट में जीरो हो गया, तो ये तो cpdt हो गया था, प्लस dw इज इक्वल्स टू cpdt, हमने वही dw यहाँ पे रहने दिया। अब dw जो dw है ये टर्म इसको हमने इधर कर दिया, माइनस कर दिया, तो cpdt माइनस cvdt, cpdt माइनस cvdt, तो dt कॉमन हो गया, तो हमें मिला cp माइनस cv, सॉरी, विच विल बी, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, अगर n का वैल्यू हम 1 मोल रखते हैं तो PV इज इक्वल्स टू RT। अब यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम है, तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो PdV विल बी इक्वल्स टू R, सॉरी दिस विल बी, हाँ PV इज इक्वल्स टू RT है, तो PdV इज इक्वल्स टू R हो गया। तो PdV के जगह PdV, dw क्या है हमारा, PdV है, तो PdV के जगह हम क्या डाल दें, सॉरी R इंटू dt, ये R इंटू dt हो जाएगा ना, दिस इज R इंटू dt, दिस इज आर इक्वेशन 3। तो यहां हम dw के जगह क्या डाल दें, PdV विच इज R इंटू dt। तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लें, बिकॉज PdV क्या है, इट इज dw, राइट। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को हम इक्वेट कर लें, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करेंगे तो dw के जगह क्या आ जाएगा, R इंटू डी टी, so R into dt is equals to Cp minus Cv into dt. So this will be R into dt is equals to Cp minus Cv into dt, और ये टर्म dt हमारा कैंसल हो गया, तो हमें मिला Cp minus Cv is equals to R, which is the which law, मेयर्स रिलेशन, राइट। और एक रिलेशन हमने डिस्कस किया है कि गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, दैट इज Cp माइनस Cv। तो फिलहाल इस चैप्टर में हमारे पास जो कुछ था हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया। ऐसे ही आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा। थोड़ा इधर एक अच्छा खासा गैप हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एट ऑल, सो आगे एक वीक के बाद से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, अपडेट या वीडियोस जो है वो कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, सीरीज ऑफ सक्सेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।